हेलो दोस्तों, हमने शुरू किया हुआ था जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम रेजोनेंस की बात कर रहे थे। रेजोनेंस हमने सीखा क्यों होता है, कैसे होता है और कहाँ पे होता है। रेजोनेंस के बीच में ही एक नया टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा हम केमिकल बॉन्डिंग में बड़ी डिटेल से करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें जरूरत है। तो हम शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन को हम शुरू कर रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का एक बेसिक्स आइडिया आप लोगों ने पढ़ा होगा और पढ़ भी रहे होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं आपसे पूछूं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो सिंपली आप बताओगे इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। सिंपली आप बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशन में कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स करते हैं। इंटरमिक्स करने का मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में ओवरलैप करेंगे। क्या होगा यहाँ पे? ओवरलैपिंग होने वाली है। किसकी ओवरलैपिंग होगी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग अच्छी होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए। क्यों अच्छी होनी चाहिए? ताकि जो आपके कोई भी हाइब्रिड बन रहा है वो स्टेबल हो सके। तो ओवरलैपिंग अच्छी कब हो सकती है? दो कंडीशंस में आपकी जो ओवरलैपिंग है वो अच्छी हो सकती है। सबसे पहली कंडीशन है अच्छी ओवरलैपिंग होने के लिए। ओवरलैपिंग भी इंटरमिक्सिंग होना होता है। ओवरलैपिंग में भी इंटरमिक्सिंग ही होती है। अच्छी ओवरलैपिंग कब होगी? अच्छी ओवरलैपिंग तब हो सकती है जब कोई भी आपका जो ऑर्बिटल है वो डायरेक्शनल हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऑर्बिटल जो डायरेक्शनल नहीं है वो ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो भी ओवरलैपिंग करेंगे, लेकिन उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। तो अच्छी ओवरलैपिंग के लिए पहली कंडीशन ये है कि आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो डायरेक्शनल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि लो एनर्जी के होने चाहिए। ये दो कंडीशंस अगर हैं, आपका जो भी ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है अगर इन दो कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो आपकी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होने वाली। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम फिलहाल छोटी सी एस ऑर्बिटल। अगर मैं बात करूं एस ऑर्बिटल की, किसकी बात हो रही है? एस ऑर्बिटल की। तो हमें पता है कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है शेप में। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है शेप में। स्फेरिकल होने का मतलब उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। हम कह सकते हैं कि एस ऑर्बिटल की कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, नो डायरेक्शन। या हम कह सकते हैं कि एस ऑर्बिटल हमारे पास नॉन डायरेक्शनल होगा। कैसा होगा? नॉन डायरेक्शनल। अगर बात करूं मैं पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे होते हैं, है ना। ऐसे हो सकते हैं आपके पास पी ऑर्बिटल। अगर इसको मैं एक्स नाम दे दूं, इसको मैं वाई नाम दे दूं, इसको जेड, है ना, कहीं पे भी हो सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जो एस ऑर्बिटल है आपके पास कहीं किसी भी एक्सिस पे हो सकते हैं। तो आपको दिख रहा है किसी एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब इनकी डायरेक्शन है। अगर इनकी डायरेक्शन है तो पहली कंडीशन ये है ओवरलैपिंग वहां पे ही अच्छी होगी जहां पे आपका जो ऑर्बिटल होगा वो डायरेक्शनल होगा। तो यहां से हमें ये चीज समझ में आती है कि जो एस ऑर्बिटल होगा पी के कंपैरिजन में अच्छी ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। अच्छी ओवरलैपिंग इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि वो आपके पास नॉन डायरेक्शनल है, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं पी की बात करूं तो जो पी ऑर्बिटल है वो अच्छी ओवरलैपिंग कर सकता है। अच्छी ओवरलैपिंग इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके पास एक बड़ा कमाल का खास बात है, एक बड़ी कमाल की चीज है उसके पास,
वो है डायरेक्शनल कैरेक्टर, कि जो p ऑर्बिटल होंगे हमारे पास वो डायरेक्शनल होंगे। तो अब आगे चलते हैं, हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस की। भूलना नहीं है, ये टॉपिक इसलिए आपको समझाना जरूरी है क्योंकि रेजोनेंस में काम आती हैं चीजें। CSIR नेट की बात करूं तो बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, और जो नीट या JEE के बच्चे देख रहे हैं, IIT के बच्चे देख रहे हैं वीडियोस को, वो भी देख सकते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा हाई लेवल का जाने वाला है, तो वो आप स्किप नहीं करना, सीख लेना, काम की ही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा हाई लेवल का जाने वाला है। हाँ, अगर किसी के जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स अच्छे नहीं हैं तो पूरी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हमारे ही इसी चैनल पे, होगी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बेसिक है 11th का, वो आप देख सकते हो। जिन लोगों को वो चीजें समझ में आई हैं वो आगे चीजें देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम कार्बन की चर्चा करते हैं और हाइड्रोजन की चर्चा करते हैं, या फिर इनके कुछ डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। तो हमें पता है कि इनके बीच में क्या होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कभी कभी आप इनके पास कोवेलेंट की जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है ना, यानी कि ये फील्ड होगा और ये एम्प्टी होगा, कोई भी हो सकता है, XYPTZ कोई भी दूसरा हो सकता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। लेकिन बात करें मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले CH4 की। बेसिक आइडिया लेंगे हम मीथेन का। हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, 1s2, 2s2 और 2p2, ये वैलेंस ऑर्बिटल आ जाएंगे, इसके वैलेंस शेल आ जाएंगे। अगर इनको मैं नॉर्मल स्टेट पे बनाऊं तो ये कुछ इस किस्म से बनेंगे, इस तरीके से। दो इसके पास होंगे, एक और एक इसके पास होगा। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट है, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये एक्साइट होके यहाँ चले जाएगा और कुछ इस किस्म से आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। इस तरीके से आपके सामने कुछ आ जाएगा। अब ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है। अब इन्हें क्या करना होगी, ओवरलैपिंग करनी होगी। ओवरलैपिंग क्यों करनी है, क्योंकि इनको स्टेबल होना है ना। इस कंडीशन में कार्बन स्टेबल है ही नहीं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, किसी दूसरे के साथ मिलेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, तो सिंपली वो हाइड्रोजन के ही साथ मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जिनको समझना होगा। अब ये ओवरलैपिंग करेंगे, अच्छे से करेंगे। यहाँ पे मजबूरियां हैं कुछ, ऐसे ही नहीं कि s और p ऑर्बिटल आके आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। कुछ मजबूरियां होंगी, उन मजबूरियों को समझते हैं कि वो मजबूरियां क्या होंगी। अब बात करते हैं s ऑर्बिटल की। ये है s और ये है हमारे पास p ऑर्बिटल, है ना। अब s हमें पता है s स्फेरिकल है। स्फेरिकल होने से ये समझ में आता है हमें कि s की कोई डायरेक्शन नहीं है। p जो है हमारे पास, p ऑर्बिटल हमारे पास डायरेक्शनल है लेकिन हाई एनर्जी का है ना। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करेंगे। किस किस्म का कंप्रोमाइज होगा उसको समझो। ये बोलेगा कि भाई तू मुझे p कैरेक्टर दे दे, p कैरेक्टर दे दे। s ऑर्बिटल p से बोलेगा कि तू मुझे p कैरेक्टर दे दे ताकि मैं डायरेक्शनल हो जाऊं, ताकि मैं डायरेक्शनल हो जाऊं। अब p की भी कुछ मजबूरियां हैं। p चाहता है डायरेक्शनल, तो वो है, p की एनर्जी बहुत ज्यादा है। p चाहता है कि वो कम एनर्जी का हो जाए। अगर वो कम एनर्जी का होगा तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी, आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो स्टेबल रहेंगे। यहाँ पे कंडीशंस होंगी। ये चाहता है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, s वाला चाहता है, क्या चाहता है s ऑर्बिटल आपका, s ऑर्बिटल चाहता है कि वो डायरेक्शनल हो जाए, डायरेक्शनल हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। p ऑर्बिटल चाहता है कि उसका, एक मिनट, हाँ, p ऑर्बिटल चाहता है, डायरेक्शन है उसकी, डायरेक्शन की उसको जरूरत ही नहीं है। लेकिन p ऑर्बिटल हाई एनर्जी का है। आप पढ़ते हो ना एटॉमिक ऑर्बिटल, s यहाँ पे होगा तो p कहीं यहाँ पे होगा, p की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी।
यहाँ पे अगर हमारे पास s ऑर्बिटल है तो यहाँ पे हमारे पास p ऑर्बिटल होगा। तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो टू हाई है, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है। अब ये चाहता है कि मैं डायरेक्शनल हो जाऊं और ये चाहता है कि मैं कम एनर्जी का हो जाऊं। ठीक है, तो ये कहेगा p ऑर्बिटल कहेगा s ऑर्बिटल से कि मुझे अपना परसेंटेज s कैरेक्टर दे दे ताकि मैं कम एनर्जी का हो जाऊं। कम एनर्जी का होगा तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी। तो ये चाहता है लो एनर्जी का होना, p ऑर्बिटल चाहता है कि वो लो एनर्जी का हो जाए। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो परसेंटेज s कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ, हाँ बॉन्ड एंगल लिख लो आप। जो परसेंटेज s कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल के। जितना परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, अब ये लो एनर्जी का इसलिए होना चाहता है कि मान लीजिए आपके पास जो CH4 है कुछ इस किस्म से है, ये इस किस्म से अगर इसका स्ट्रक्चर है तो अगर ऐसा है, लेकिन अगर सपोज हम इसे ऐसा बना लेते हैं, है ना, कुछ इस किस्म सा इस किस्म का बना लेंगे तो यहाँ पे एंगल से ट्रेंड ज्यादा होगा जिसकी वजह से रिपल्शन होगी, तो आपके पास जो मॉलिक्यूल होगा वो स्टेबल नहीं होगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपने कैरेक्टर्स शेयर कर देंगे। जब ये कैरेक्टर्स शेयर कर देंगे तो आपस में कैरेक्टर शेयर करने के बाद इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूं नीचे। अब ये इंटरमिक्स होने के बाद कुछ ऐसे हो जाएंगे, कोई S नहीं कोई P नहीं, चारों के चारों आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। कौन से ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये आपके पास ऐसा था, ये S था, ये P था, ये भी P था, ये भी P था, है ना, सिंपली ये तीनों P थे। अब ये बन चुका है हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुका है तो हाइब्रिडाइजेशन इनकी सबकी सेम होगी। इसकी भी sp3, इसकी भी sp3, इसकी भी sp3 और इसकी भी sp3। आपने पढ़ा होगा कि जो मीथेन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। इसके साथ आके कोई हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसके साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, उसके साथ कोई आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी में हैं। तो सिंपल, अगर आपके पास कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन को आप काउंट कर सकते हो सिग्मा बॉन्ड की मदद से, सिग्मा बॉन्ड की मदद से। तो सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एक S में होगी, P के कितने होंगे 3, 3 और 1 कितना होगा 4। इस तरीके से जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो sp3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आइडिया था। अब हम बात करते हैं कि मेन क्या ऐसा रीजन है कि हमें बीच में, रेजोनेंस के बीच में हाइब्रिडाइजेशन को समझना पड़ा। हाइब्रिडाइजेशन हम उतना ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे जितना हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत है। मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली रेजोनेंस की टाइप्स करवा देता, सिंपली आपका टॉपिक हो जाता। वो CSIR नेट वालों के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CSIR नेट वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी डिटेल में और काफी डीप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। या फिर आप गेट के एस्पिरेंट्स हो या फिर आप IIT जैम के हो, ठीक है, तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब समझते हैं आगे। सपोज आपके पास कोई इस किस्म का मॉलिक्यूल है, ये कार्बन है, ये कोई दूसरा कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास हमारा कोई लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन के पास हमारे पास कोई लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या नाइट्रोजन रेजोनेंस करेगा, नहीं करेगा भाई। क्यों नहीं करेगा, इसके बगल में p ऑर्बिटल है, इसके बगल में p ऑर्बिटल है। चलो भाई देखते हैं, p ऑर्बिटल अगर हो भी जाए तो इसके पास तो p ऑर्बिटल है लेकिन इसके पास एडजेसेंट p ऑर्बिटल नहीं है। अब एडजेसेंट p ऑर्बिटल क्यों नहीं होगा, अब देखो इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया होगा तो इनकी एक्सिस सेम होगी, x एक्सिस में होगा तो ये भी x एक्सिस में होगा। तो जो दूसरा बॉन्ड होगा अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो y में होना चाहिए या z में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगी ही नहीं। लेकिन समझना जरूरी है कि क्या कंडीशन यहाँ पे हो रही है। हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3। यहाँ पे कुछ
इस किस्म से आपके पास ग्राउंड स्टेट की हम बात करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। ये s और ये आपके पास p ऑर्बिटल आ जाएंगे। s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है और p वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ओ हो, अभी आ गया मजेदार कॉन्सेप्ट। अब आपको लग रहा है यहाँ पे कि ये पहले से ही स्टेबल है, ये लोन पेयर है ये वाला, ये पहले से ही स्टेबल है, ठीक है। भाई आपने शादी की हुई होगी तो दूसरी शादी करोगे? नहीं करोगे ना। वैसा ही यहाँ पे है, ये पहले ही पेयर फॉर्म में है, पहले ही स्टेबल है। तो यहाँ पे ये चाहता ही नहीं है कि ये इसके साथ मिलना, ये इसके साथ कभी भी नहीं चाहेगा कि ये इसके साथ मिले और जो ओवरलैपिंग है वो करे। पहले यहाँ स्क्रीन देखते हैं क्लियर है या नहीं। हाँ, सारा कुछ क्लियर है। एक सेकंड वेट कर दीजिए। अच्छा जी, चलिए समझते हैं आगे, है ना। ओके, सारा कुछ क्लियर है। अब इसको डायरेक्शनल होने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पेयर फॉर्म में, अगर कोई चीज पेयर फॉर्म में होगी तो वो स्टेबल होगी। अब ये इसके पास ये कहेगा, s ऑर्बिटल कहेगा, भाई p मुझे तेरी जरूरत नहीं है, ना ही मुझे तेरी डायरेक्शनल होने की जरूरत है, क्योंकि मैं पहले से ही स्टेबल फॉर्म में हूं। मुझे पेयर फॉर्म में होना था तो मैं पहले से ही पेयर फॉर्म में बैठा हुआ हूं। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तेरे डायरेक्शनल कैरेक्टर की ही कोई जरूरत नहीं है। ये मना कर देगा। लेकिन ये चाहता है, p चाहता है कि वो उससे s कैरेक्टर ले, लेकिन ये देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये पहले ही पेयर फॉर्म में है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो ये आ गया। तो 3 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड कार्बन के साथ, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और तीसरा बॉन्ड भी हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। मान लेते हैं अगर हमारे पास ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है। ये कुछ इस, एक सेकेंड, ये इस तरीके से यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होगा, और यहाँ पे इसके कोई लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 190 डिग्री का बन रहा है। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा। जब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा तो एंगल से स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा आ जाएगी। जब एंगल से स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाएगी तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं। अरे भाई, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अगर अनस्टेबल हो गया तो इसके ऊपर जो लोन पेयर होंगे वो भी तो अनस्टेबल फील करेंगे ना, वो भी अनस्टेबल फील करेंगे। तो एस पहले चाहता था कि वो एस कैरेक्टर ना दे अगले को, पी को एस कैरेक्टर ना दे। वो चाहता था कि मैं पहले से ही पेयर फॉर्म में हूं, मुझे डायरेक्शनल होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात आ गई अनस्टेबिलिटी की। भाई तुम अपनी बीवी के साथ कंफर्टेबल ही नहीं हो तो रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना, तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। फिर ये आएगा एस, फिर पी के पास जाएगा कि ए बाबा, मुझे थोड़ा सा अपनी थोड़ी सी तो मेरी हेल्प कर ले, थोड़ी सी मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। ये कहेगा मुझे डायरेक्शनल होना है। पहले ये नहीं चाहता था कि डायरेक्शनल हो, लेकिन अब ये चाहता है कि भाई मुझे डायरेक्शनल होना है। अगर मैं डायरेक्शनल हो जाऊंगा तो तुझे, अगर मैं डायरेक्शनल हो जाता हूं तो तुझे कोई मेरे कुछ कैरेक्टर मिल जाएंगे, यानी कि एस कैरेक्टर की हम बात करेंगे। अगर मैं डायरेक्शनल हो जाऊंगा तो तुझे एस कैरेक्टर मिल जाएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर मिल जाएगा, तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। अरे भाई, घर के अंदर अगर आपकी लड़ाइयां चल रही हैं, मान लीजिए आपके भाई आपस में लड़ रहे हैं, है ना, तो दिक्कत आपको भी तो होगी ना, है ना। आपके भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, आप बैठे हुए हो, आपके साथ कोई लड़ाई नहीं चल रही है, लेकिन घर में आप भी तो अनकंफर्टेबल फील करोगे ना। आप चाहोगे कि भाई अगर कहीं मेरी हेल्प हो जाए तो जैसे कैसे ये लड़ाइयां खत्म हो जाएं। तो वैसे ही ये अनस्टेबिलिटी के लिए, मजबूरी पे, स्टेबल होने के लिए मजबूरी पे परसेंटेज कैरेक्टर इसको देगा, अदरवाइज इसको परसेंटेज एस कैरेक्टर देने की कोई भी जरूरत नहीं थी। अब क्या होगा? इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स करने के बाद ये आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बन जाएंगे। अब ये हमें ऐसा लग रहा है कि जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी
वो इससे डिफरेंट होंगी, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। जब ये ओवरलैप हो जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, चारों के चारों की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम रह जाएंगी। इसकी ये तो पेयर फॉर्म में है, यानी कि ये तो लॉन पेयर है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे पास sp3 हो जाएगी, इसकी भी sp3 हो जाएगी, इसकी भी sp3 हो जाएगी और इसकी भी sp3 हो जाएगी। तो ये काम इसने मजबूरी में किया हुआ है, अदरवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। नेट वालों आपको बता रहा हूं, सिंपल सारी चीजें आप पढ़ोगे, लेकिन अगर नेट क्वालिफाई करना है तो भाई ऐसा नहीं चलता है, आपको डिटेल कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक आप सिंपल किस तरीके से निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। तो देखो यहाँ पे ये एक आपके पास लॉन पेयर है, ये एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन से बनाएगा, एक हाइड्रोजन से बनाएगा और एक दूसरा हाइड्रोजन से बनाएगा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो लॉन पेयर कितने हैं, एक हमारे पास लॉन पेयर है, 3 और 1 कितने हो गए, 4, 4 हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, ठीक है। समझ में आया आपको। अब हम बात करेंगे कि अगर कहीं पे रेजोनेंस हो रहा है, कहीं पे रेजोनेंस हो रहा है तो क्या ऐसी कंडीशन होगी, क्या ऐसी कंडीशन होगी हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। समझते हैं, आगे की तरफ बात करते हैं हम। बिल्कुल बेसिक से CSIR नेट वालों की खास करके बात करूं, भाई ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं, कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है, कोई भी ये कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा। इसलिए समझना, बड़े हाई लेवल की चीजें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक जगह से नहीं दूसरी जगह से, एक बुक से नहीं दूसरी बुक से, तीसरी चौथी बुक से पढ़ के आता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से चीजें सिखा सकूं। जो मैं खुद सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को सारा कुछ आता है, मैं भी खुद से प्रिपेयर कर रहा हूँ, CSIR नेट के लिए ही पढ़ रहा हूँ, और अपनी तैयारी के साथ साथ आप लोगों की भी तैयारी हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। तो चलो, हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन, और यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, और ये इसका, ये शायद थोड़ा ज्यादा ऊपर लिख लिया, आई होप आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये कार्बन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ये कार्बन, ये आपके पास नाइट्रोजन आ गया, और ये आ गए इसके लॉन पेयर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है p ऑर्बिटल है, हाँ भाई है, एडजेसेंट में p ऑर्बिटल है, हाँ भाई है, उसके बाद में इसके बगल वाला p ऑर्बिटल के अलावा एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि एक ही एक्सिस में है, तो भाई है, तो दिख रहा है आपको, रेजोनेंस हो जाएगा, है ना, आपने पढ़ा होगा। चलो पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। इस तरीके से ये है p ऑर्बिटल, ये है नाइट्रोजन का, ये लॉन पेयर है, ये इस तरीके से, ये इस किस्म का मॉलिक्यूल है ना। तो आप देख रहे होंगे इसके बीच की जो ओवरलैपिंग हुई होगी, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। तो ये इसको डोनेट कर देगा, तो इसको डोनेट कर देगा, है ना, इस तरीके से रेजोनेंस होगा। चलो अभी हम रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बीच में जो अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमें उस पर ही जोर लगाना है, अच्छे से समझना है। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन आ गया, सेम वही चर्चाएं होंगी, वही बातें होंगी। नाइट्रोजन 6 है, सॉरी 7 है, पूरा डिटेल में ही लिखवा देते हैं, 1s2 2s2 2p3, ये आपके वैलेंस ऑर्बिटल्स। हम बात कर रहे हैं s ऑर्बिटल की और p ऑर्बिटल की। यहाँ पे भी कुछ ऐसी कंडीशन होने वाली है, यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही कंडीशन होने वाली है। तो ये सेम पिछली ही कंडीशन आपको दिखाई दे रही होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये चीज तो हमने अभी पढ़ी, तो फिर दोबारा बताने की जरूरत क्यों है। दोबारा इसलिए बताना है कि एक बड़ा नया कमाल का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। CSIR नेट वालों, बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, जो आप लोगों ने आज तक सुना भी नहीं होगा कभी। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे वही कंडीशन है, बिल्कुल वही कंडीशन है। ये एस कैरेक्टर इसको मजबूरी पे देगा, क्यों देगा, ताकि ये डायरेक्शनल हो जाए। डायरेक्शन होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, इसको परसेंटेज एस कैरेक्टर मिल जाएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर मिल जाएगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा तो रिपल्शन कम होगी, अगर रिपल्शन कम होगी तो आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाएगा, है ना। अब ये इसके साथ इंटरमिक्स करेगा, है ना, अभी हमने पढ़ा, ये इसके साथ
वही चर्चाएं होंगी, सिर्फ थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको समझते हैं। ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है। तो अभी के लिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 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 और sp3। हालांकि ये नहीं रहेगी, लेकिन अभी समझ लो पिछला वाला कॉन्सेप्ट है। अब जैसे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा, अब ये लोन पेयर बोलेगा कि भाई मैं तेरे बहकावे में आ गया और मैंने गलती से तेरे साथ हाइब्रिडाइजेशन कर ली, ओवरलैपिंग कर ली, परसेंटेज एस कैरेक्टर दे दिया, लेकिन परसेंटेज एस कैरेक्टर देने से मैं घाटे में आ गया। ओ हो, कमाल का कॉन्सेप्ट है। घाटे में क्यों आ गया? स्टार्टिंग का ही जो कल का लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जिस मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ये बताएगा यहाँ पे कि भाई मेरे बगल में एक दूसरा एडजेसेंट कार्बन था, ठीक है, तो मैं इसका लोन पेयर इसको देके रेजोनेंस कर सकता था, जबकि रेजोनेंस से मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा हो सकती है, ओवरलैपिंग से रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज्यादा हो सकती थी। जैसे ही ये हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो बोलेगा ओ हो भाई गलती हो गई, मैं बहकावे में आके ऐसा किया, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। बोलता है एक काम कर, तू मेरा एस कैरेक्टर ले ले। ये वाला लोन पेयर बोलेगा इन p ऑर्बिटल से मेरे एस कैरेक्टर ले ले, लेकिन मुझे प्योर p ऑर्बिटल में रख ले। क्यों? अगर ये प्योर p ऑर्बिटल में रहेगा तो इसके एडजेसेंट वाला भी p ऑर्बिटल है, अगर इसके एडजेसेंट वाला p ऑर्बिटल है तो यहाँ पे इजिली रेजोनेंस कर पाएगा, जबकि रेजोनेंस ओवरलैपिंग से ज्यादा स्टेबल हो, जहां पे रेजोनेंस होगी वो ओवरलैपिंग से ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में चेंजिंग आ जाएगी। ये बोलेगा भाई चल कोई दिक्कत नहीं है, अगर तेरे को यही चाहिए तो ये प्योर p ऑर्बिटल में रहेगा, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी आपकी sp2 sp2 sp2, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। जबकि हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए थी, sp3 होनी चाहिए थी। sp2 इसलिए हुई कि ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। ये अपने जो कैरेक्टर्स हैं, इसने कहा कि भाई मेरे एस कैरेक्टर ले ले, लेकिन मुझे प्योर p कैरेक्टर पे छोड़ दे, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स अपने साथ शेयर करेगा, जबकि पिछली कंडीशन में हमने पढ़ा कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए थी, अभी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 होने का मतलब ये है कि ये क्या चाहेगा, स्टेबिलिटी चाहेगा, और यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। तो रेजोनेंस जब होगी तो मॉलिक्यूल आपके पास ज्यादा स्टेबल बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी किस तरीके से रेजोनेंस करेगा ये। अब देखिए यहाँ पे मैं इसे ड्रा करके दिखाता हूँ, है ना। ये आ गया सिग्मा बॉन्ड, ड्रा कर लेते हैं, है ना। ये आ गया लोन पेयर, ठीक है। तो देखिए, है ना, ये लोन पेयर है और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। दूसरा पाई बॉन्ड है, तो आपको पता है पाई बॉन्ड इस तरीके से ओवरलैप किया होगा तभी बना होगा, है ना। ये इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये इसको शिफ्ट कर देगा, है ना। तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। इस तरीके से ये हो जाएगा। ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी चर्चाएं की हुई है। अब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ नई चीजें और सीखने की कोशिश करते हैं। बड़े ही कमाल की चीज बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान देना है आप लोगों को। चर्चा करते हैं थोड़ी सी हम लोन पेयर के बारे में, थोड़ी सी बात करेंगे हम लोन पेयर की, ठीक है। बात करेंगे कहाँ पे लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा और कहाँ पे लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। चलो बात करते हैं लोन पेयर की। लोन पेयर, अगर तो आपका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, अगर तो आपका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन करेगा। यानी कि जब हमने सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताई थी ना हाइब्रिडाइजेशन को काउंट करने की, अगर आपका लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, अगर कोई भी लोन पेयर आपके पास लोकलाइज्ड है तो वो रेजोनेंस नहीं करेगा। अगर लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। लिख लेता हूं मैं, इन्वॉल्व
इन्वॉल्व इन किसमें इन्वॉल्व होगा? हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर आपका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, यानी कि आपका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे उनमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अभी मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने का क्या तरीका बताया था? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, यही था ना। लेकिन देखो ध्यान से समझना, कमाल का कॉन्सेप्ट है। अगर आपका जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, लोन पेयर आपका लोकलाइज्ड है, फिर आपने उसको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करना। अरे भाई यही तो हुआ था, अभी यही तो बताया आप लोगों को, यही कुछ कंडीशन हुई थी। ये आपका लोन पेयर था, ध्यान से समझो, ये आपका लोन पेयर था। ये इस कॉन्सेप्ट से अगर हम लगाते, डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट लगाते, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है हमारे पास sp3, जो पिछले वाले कॉन्सेप्ट में आई। लेकिन जो अभी इससे पहले मैंने चीज बताई आपको रेजोनेंस करवा के, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 आई। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो आपका जो लोन पेयर है वो डी लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड होगा तो रेजोनेंस नहीं करेगा। अगर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो आपको उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना है, तो कर लो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट। एक लोन पेयर है और 3 आपके पास बॉन्ड पेयर हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो भाई एक S होगा और 3 P होंगे, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 होगी। लेकिन अगर आपके पास जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड होगा, अगर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। आप इसको साइड पे रख लो, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। आपने सिर्फ क्या काउंट करना है? सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करने हैं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ये, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी 1 S और 2 P, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट था, इसको समझना है, ध्यान से अपने दिमाग में बैठाना है। तो अब थोड़ा और आगे चर्चाएं कर लेते हैं, थोड़ी और समझने की कोशिश कर लेते हैं। लोन पेयर समझना बड़ा जरूरी है, छोटी मोटी चीजें। हाँ, जिन लोगों का बेसिक्स कंप्लीट नहीं है वो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई पूरी जो पुरानी वाली प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसको देख सकते हैं, उसको देखने के बाद चीजों को समझ सकते हैं। अब एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा, जिन क्वेश्चन से आपने निकालना है कहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी, कैसे होगी, क्यों नहीं होगी, क्या होगा। अब यहाँ पे आपके पास कुछ इस किस्म का मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे हमने नाइट्रोजन रख दिया, ये इसका लोन पेयर। ध्यान से समझना है इसको, बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ, आप लोगों को इन चीजों का काफी ध्यान रखना है और अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो एक सेकंड थोड़ा, तो चलिए समझते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फिर से वही कंडीशन है, नाइट्रोजन है, इसके साथ कोई यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। तो देखो यहाँ पे इसने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक ये कोई कार्बन होगा, है ना, इस किस्म से आपके पास मॉलिक्यूल होगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ होगा ये इसके साथ, और एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ होगा। ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है और इसकी ओवरलैपिंग से क्या बना हुआ होगा? पाई बॉन्ड बना हुआ होगा, और यहाँ पे कोई दूसरा तीसरा सिग्मा बॉन्ड होगा। अब रेजोनेंस करने के लिए क्या कंडीशन थी? पी ऑर्बिटल होना चाहिए, भाई है। एडजेसेंट में पी ऑर्बिटल होना चाहिए, भाई वो भी है। तीसरी कंडीशन अगर आपको याद हो, तीसरी कंडीशन ये थी कि जो प्लेन है, जो एक्सिस है, वो भी सेम होनी चाहिए। अगर ये एक्स एक्सिस में है, कोई वाई एक्सिस है, कोई जेड एक्सिस में है, जो उनकी एक्सिस थी वो भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया और ये लोन पेयर लगा दिया, ये लोन पेयर लगा दिया। मान लेते हैं ये नाइट्रोजन का पीएक्स है, तो भाई इसका भी तो पीएक्सी उसके साथ ओवरलैप हुआ होगा ना, इसका भी पीएक्सी इसके साथ ओवरलैप हुआ होगा। लेकिन बाकी का, अब ये लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ पे रहेगा? लोन पेयर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, लोन पेयर या तो पी वाई में होगा या तो पी जेड में होगा, ये चीज आपको समझनी है।
लोन पेयर यहाँ पे एक्स एक्सिस में नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पहले से ही इन्वॉल्व है पाई बनाने में, पाई बनाने में वो बिजी है, इसलिए वो यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं होगा। जो ये लोन पेयर है ये या तो वाई एक्सिस में हो सकता है या तो जेड एक्सिस में हो सकता है। तो ये मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, है ना, इसकी कुछ यहाँ पे होगा, इस तरीके से होगा। हाँ, आई होप खिचड़ी बन गई शायद, दोबारा से ड्रा कर लेते हैं। समझने की चीजें हैं, समझनी है। अगर चलिए, इसका मतलब कार्बन ही होगा यहाँ पे, ये देखिए ये इस तरीके से है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, तो ये आ गई एक्स एक्सिस नाइट्रोजन वाले की, ये क्योंकि इसने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है ना नाइट्रोजन ने इस कार्बन के साथ, तो ये वो ड्रा कर रहा हूँ। ये इस तरीके से पाई बॉन्ड बन गया, ये इसके इलेक्ट्रॉन रह गए। अब बात है लोन पेयर, है ना, चलो यही रखते हैं। जो लोन पेयर होगा वो यहाँ पे हम इसको ड्रा कर लेते हैं हाइड्रोजन को। तो लोन पेयर यहाँ पे वाई एक्सिस में हो सकता है, तो यहाँ पे भी तो इसकी वाई एक्सिस होगी ना, यहाँ पे भी इसकी वाई एक्सिस होगी, ठीक है। तो जो लोन पेयर है वो आसानी से इसको डोनेट कर सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंडीशंस की, क्या कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो कैसी होगी, तो पहली बात तो लोन पेयर हमारे पास क्या है, लोकलाइज्ड है, सॉरी डीलोकलाइज्ड है, करेगा ना, ये इसको डोनेट कर देगा, ये इसको डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, इस तरीके से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, तो जो आपका लोन पेयर आएगा वो डीलोकलाइज्ड आएगा, लोन पेयर आपका डीलोकलाइज्ड आएगा। डीलोकलाइज्ड आएगा तो आपको पता है जो लोन पेयर होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। लोकलाइज्ड लोन पेयर है यहाँ पे तो वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे रह जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन का वही पिछले वाला कॉन्सेप्ट रह जाएगा। ये नाइट्रोजन था, ठीक है, ये इस तरीके से, ये वन इस तरीके से होगा, इंटरमिक्स करेंगे, ये चार इस तरीके से, ये चार इस तरीके से, ये चार इस तरीके से, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, डीलोकलाइज्ड है। तो जो ये लोन पेयर है, जो ये वाला लोन पेयर होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा, ये प्योर पी में ही रहेगा, और ये हाइब्रिडाइज होके sp2 और sp2 में ही रहेगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आपको मैं 2-3 मॉलिक्यूल्स दूंगा जिनकी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है और बताना है कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। इन चीजों के बारे में आप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, ये कुछ प्रीवियस ईयर, सॉरी एक सेकंड, तो चलिए ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो मैंने नोट किए हुए हैं बोर्ड पे, तो अब उनको हम समझते हैं। थोड़ा ब्लर हो रहा है, आई थिंक, वेट कर लो। एक सेकंड यार, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, अब ठीक है। तो अब ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम समझते हैं। आपने क्या करना है, पहली चीज आपने बतानी है इन सारे मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी चीज आपने बतानी है कि जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड होगा या डीलोकलाइज्ड होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट में पी ऑर्बिटल है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रही है, ठीक है। अगर रेजोनेंस नहीं हो रही है, आपका जो लोन पेयर है अगर ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो आप बता सकते हो कि ये लोन पेयर आपका डीलोकलाइज्ड, सॉरी लोकलाइज्ड लोन पेयर है, लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। ये जो लोन पेयर होगा आपका यहाँ पे लोकलाइज्ड होगा। लोकलाइज्ड होगा तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा, ये हमने पहले ही चीजें पढ़ी हुई है। अगर लोकलाइज्ड है तो ये रेजोनेंस कभी भी नहीं करेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो, ये चीज हमें पता चल गई कि जो हमारा लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है। अच्छा जी, दूसरी चीज हमें बतानी है भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन। चलो पहले हम पाई इलेक्ट्रॉन ढूंढते हैं, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है। अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस करता तो हम इसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते,
लेकिन ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, इसलिए हमें इसे पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करना है। तो अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0 पाई इलेक्ट्रॉन है, कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगी। तो देखो 3 चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हो। नेट वालों ध्यान दो, आप ये भी बता सकते हो कि लोन पेयर आपका लोकलाइज है, डीलोकलाइज। दूसरी चीज आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी काउंट कर सकते हैं। तीसरी चीज आपके पास हाइब्रिडाइजेशन भी आप निकाल सकते हो इसकी। अगर यहाँ पे हम बात करें तो आप देख रहे हो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो जो आपके यहाँ लोन पेयर होगा, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा, डीलोकलाइज्ड होगा। आपको पता है अगर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। डीलोकलाइज्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2 ही रह जाएगी, sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन रह जाएगी। अगर मैं बात करूं पाई इलेक्ट्रॉन्स की तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 4 हो जाएंगे, 2 होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो जो ये वाला लोन पेयर है ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो ये लोन पेयर आपका लोकलाइज्ड होगा, लोकलाइज्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। हाइब्रिडाइजेशन में अगर ये इन्वॉल्व होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी 1 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी sp3। 4 हो रहे हैं ना, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, 3 और 1 4 हो जाएगा। आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, एक s का आ जाएगा और 3 p के आ जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 हो जाएगी। ठीक है। अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स में ये काउंट नहीं होगा, रेजोनेंस करता फिर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होता। तो डबल बॉन्ड एक है तो इसका मतलब एक ही पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी दो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो देखो ये चीज बेसिक समझनी जरूरी इसलिए थी क्योंकि जो आप एप्लीकेशन पार्ट पढ़ते हो जीओसी का, एरोमेटिसिटी की, तो वहां पे ये चीज बहुत काम आती है। ठीक है, वहां पे ये चीजें बहुत काम आती है। थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि किस तरीके से ये एरोमेटिसिटी में काम आने वाला है। ठीक है, एरोमेटिसिटी की हम बात करते हैं। एरोमेटिसिटी एप्लीकेशन पार्ट, आपको क्वेश्चन नेट वाले में, नेट का तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई कौन सा इनमें, इन कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। सपोज आपके पास कोई इस किस्म का कंपाउंड है, इस किस्म से है ये, तो चलो भाई यहाँ पे हम नाइट्रोजन ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इसका लोन पेयर। तो देखो भाई यहाँ पे ये रेजोनेंस करेगा? नहीं करेगा। रेजोनेंस नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं अगर ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो ये लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा, लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। अगर लोन पेयर हमारे पास लोकलाइज्ड है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। लेकिन हमारा काम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो एरोमेटिक के लिए आपने 2n, हाँ एरोमेटिक पाने के लिए आपने 2n क्या 4n प्लस, हाँ 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये फॉर्मूला है, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने हैं हमारे पास? यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। जो हमारा कंपाउंड होगा वो नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये आपको एक आइडिया जैसा दिया। तो बाकी बातें हम जो करेंगे वो एरोमेटिसिटी हम अलग से पढ़ेंगे, तो काफ़ी डिटेल में बातें होंगी। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। आज का लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करो। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम कनेक्ट कर पाएँ। तो आज के लिए काफ़ी है। आई होप अच्छा समझ पाए होंगे आप दूसरे तीसरे दिन डेली की वीडियोस नहीं मैं कह सकता, लेकिन दूसरे तीसरे दिन रेगुलरली अपलोड होती रहेंगी। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू।